ओके, सो फिजिकल फीचर्स इज़ वन बिग प्रॉब्लम। एक्चुअली होता यह है कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है कि लैंडफॉर्म्स के ऑर्डर्स होते हैं। जब बड़ी बड़ी फोर्सेस लगा करती हैं अर्थ के मैटर के अंदर, जो सबसे बड़ी फोर्स लगती है और सबसे बड़ा लैंडफॉर्म बनाती है, इसको हमने सबसे पहले देखा था, दैट इज़ योर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये हो जाता है लैंडफॉर्म ऑफ द ऑर्डर 1, द फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के अंदर हमारे पास माउंटेन्स, दैट इज़ छोटा मोटा माउंटेन नहीं, जैसे किलिमंजारो है, इट्स फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन में आता है, वो अकेला माउंटेन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। वी टॉक अबाउट माउंटेन मासेस, जो बड़े बड़े माउंटेन्स बनते हैं, दैट इज़ योर ऑर्डर नंबर 2। प्लेन्स, जहाँ पे डिपोजिशन एक्टिविटी होती है, प्लेन्स आर ऑर्डर नंबर 2। साथ ही साथ में जो प्लेटोज होते हैं, बड़े प्लेटोज, दे ऑल्सो कम अंडर ऑर्डर 2। सो सेकेंड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंड मासेस, उसके अंदर माउंटेन्स, प्लेटोज या लो लैंड्स एंड प्लेन्स, ये फॉर्मेशन होता है। नाउ माउंटेन्स कैसे भी बन सकते हैं, फोल्ड हो सकते हैं, वोल्केनिक हो सकते हैं, या ब्लॉक माउंटेन या जिन्हें फॉल्ट माउंटेन भी कहते हैं, वो हो सकते हैं। प्लेन्स बहुत सारी तरीके के होते हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं, इरोजनल प्लेन्स होते हैं ये। देन प्लेटूज, प्लेटूज माउंटेन के डिडेंटेशन प्रोसेस से भी बनते हैं, लैंड मास के ऊपर उठने और नीचे धंसने से भी बनते हैं। तो देर आर सेवरल फैक्टर्स, सेवरल फोर्सेज, जो फोर्सेज हमने करी थी उनसे ये बनते हैं। फिर इसके बाद में जो छोटे माउंटेन्स होते हैं, ये तो बड़े मासेस हो गए, लैंड मासेस, हिमालयाज। हिमालयाज माउंटेन मास है, या ऑर्डर 2 में आएगा। लेकिन वहीं पर अगर एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी हिल्स हैं, 2 4 5 हिल्स का सेट है, तो दैट डजंट कम अंडर सेकेंड ऑर्डर, वो थर्ड ऑर्डर में आते हैं, जहाँ मासेस रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके अंदर कई जगहों पे छोटी सी फीचर बनती है, लैंड फॉर्म के अंदर एक फीचर छोटा सा बन गया, तो दैट इज़ द थर्ड ऑर्डर। वो उस जगह के लिए लग सकता है कि माउंटेन है, बट इट डजंट कम अंडर द सेकेंड ऑर्डर। वैलीज़ हैं, क्लिफ्स हैं, ये सारी चीज़ें थर्ड ऑर्डर में आती हैं। और जितने छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स हैं, आइलैंड्स हैं, कोस्ट लाइन्स हैं, ये सब ऑर्डर 3 में है। सो ऑर्डर जनरली हमको समझना ज़रूरी होता है। एक बार हमारे समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ताकि आगे कर सकते हो। नाउ द थिंग इज़, ये मैंने पहले पता नहीं, आप आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कब मैंने कराया था, बट पहले मैं करा चुका हूँ उसको, बट आप लोगों ने क्लास में नहीं लिया शायद। व्हाट हैपन्स कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि लैंडफॉर्म्स इंडिया की जब हम बात करते हैं तो कैसे बात करें। तो अलग अलग बुक्स अनफॉर्चुनेटली अलग अलग चीज़ें बोलती हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सारे स्टूडेंट्स को होता है कि हम क्या आंसर लिखें, एंड देयर इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। इट्स ट्रू। सो फॉर एग्जाम्पल, एक किताब है सेंगेज की, वो 3 डिविजन्स बोलता है इंडिया के, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स, ग्रेट प्लेन्स और पेनिनसुलर इंडिया। सो नॉर्दर्न माउंटेन्स, प्लेन्स, द ग्रेट प्लेन्स, और पेनिनसुलर इंडिया। वन बुक टॉक्स अबाउट दिस थिंग। साइमल्टेनियसली और भी दूसरी किताबें हैं जो अलग अलग चीज़ें बोलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है अगला, जो चौथे लेवल के ऊपर आता है, इसके अंदर एक बड़े ऑथर हैं माजिद हुसैन। माजिद हुसैन और प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल एडिशन, वो 4 डिवीजन होता है। तो प्रॉब्लम वहाँ पर यही आएगी, पिछली बार चूंकि ये क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन इस बार ना आए कि कितने फिजिकल डिविजन्स हैं। बट देन ऑल्सो वी मस्ट नो, सबसे पहले है जो ये लेते हैं, अगेन माजिद हुसैन जो बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया बोल देते हैं, एलिवेटेड पेनिनसुलर, देन हिमालयन एंड यंगफोल्ड माउंटेन्स के बारे में बोलते हैं, देन ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा प्लेन्स बोलते हैं। साथ ही साथ में ये ऐड करते हैं कोस्टल प्लेन्स प्लस आइलैंड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, प्लेन्स तो ये भी हैं, प्लेन्स ये भी हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन इनके फॉर्मेशन में अंतर है। सो फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये काम करते हैं। इसमें सबसे पुराना ब्लॉक इज़ योर पेनिनसुलर इंडिया, फर्स्ट ब्लॉक जो सबसे पुराना है, देन माउंटेन्स एंड फाइनली प्लेन्स। प्लेन्स आर द यंगेस्ट इन फॉर्मेशन। साथ ही साथ में अगली एक और बड़ी किताब है, बड़ा नाम है, दैट इज खुल्लर। खुल्लर और मैकबुक अरिहंत की है। ये प्रॉब्लम मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आपके पास कोई सी भी बुक हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। ये 5 डिवीजन देते हैं। पेनिनसुलर इंडिया, यस दे बोलते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया है। देन हिमालयन माउंटेन्स, दैट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं। ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ ये बोलते हैं, बट साथ ही साथ में ये कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स को अलग कर देते हैं। कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स,
तो है एक्चुअली यही चीज़, लेकिन यहाँ ये सिंगल एंटिटी बनता है, यहाँ ये डिवाइड करके दो हिस्सों में डाल देते हैं। सो ये एक छोटी सी चीज़ है, बट कुछ नहीं कर सकते हम, जो कुछ है सो है। साथ ही साथ में मैकबुक इसके अंदर और ऐड ऑन करती है, दैट इज़ थार डेजर्ट। ये 5 लेके चलती है मैकबुक, इसके साथ में ये जोड़ती है थार डेजर्ट को अलग करती है, और सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स। अब बेसिकली ये सेंट्रल इंडिया हाईलैंड पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, बट क्यों अलग करा है आई डोंट नो, बट यस 7 यूनिट बोलती है मैकबुक। देन कमिंग टू द एनसीईआरटी पार्ट, एनसीईआरटी थोड़ा सा एनसीईआरटी को ही हम बेस बनाते हैं जनरली। सो एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं, इसको इधर रख लिया जाए, लंच पेटी तुम्हारी। पेनिनसुलर प्लेटूज कॉमन है, दैट इज NCERT। देन पेनिनसुलर प्लेटू हो गए, हिमालयन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ये 3 कॉमन हो जाते हैं। इसके बाद में ये डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। डेजर्ट, गाड़ी आ गई तेरी, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो 5 यहाँ होते हैं खुल्लर के, 6 आते हैं एनसीईआरटी में, ये दोनों जोड़ दिए जाते हैं तो ये 7 बन जाते हैं मैकबुक के। अब बताइए समस्याएं हैं, जा रहा, बाय बाय। देन अगला जो कंसेप्ट निकल कर आता है, दैट इज यूनिक। बाय बाय। यूनिक के अंदर ये 7 पॉइंट लेते हैं, पेनिनसुलर अपलैंड, यूनिक, पेनिनसुलर अपलैंड्स, प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये सब रहता है इनका। फिर ये बोलते हैं डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, ये वाले पार्ट। आजा, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं। तूने कल टेस्ट दिया था क्यों? प्लस सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, ऐसे काम थोड़ी चलेगा बच्चे, टेस्ट तो देना चाहिए अपने को सही समय पर, जितनी जल्दी हो सके उतना। सो दीज आर दी डिविजन्स जो इंडिया के अंदर हैं और इंडिया के अंदर हमको पढ़ना होते हैं। एक और कंसेप्ट हमारा बड़ा आसानी से निकल कर आता है, हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन द सेकेंड ऑर्डर माउंटेन्स। नाउ माउंटेन्स और हिल्स के अंदर कन्फ्यूजन होता है कई बार। माउंटेन्स हैं, कई जगहों पे ये लिखा रहता है कि सिर्फ 900 मीटर से ऊंचा जो बॉडी है वो माउंटेन्स है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ फॉल्स। अकेला ये पैरामीटर काम नहीं करता है। विद दी एडजॉइनिंग लैंडफॉर्म, अगर लगे हुए लैंडफॉर्म के साथ में ये ऊंचा उठता है तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये माउंटेन है। एग्जाम्पल है तिब्बत प्लेटो। तिब्बत प्लेटो कहलाता है, 5000 मीटर से ऊंची हाइट है, और इसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज उसके एडजॉइनिंग जो एरियाज हैं उनके हिसाब से वो टेबल लैंड फॉर्मेशन रखता है। सो माउंटेन्स के अंदर और हिल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इनकी पीक का है। पहला, माउंटेन्स के अंदर अपेक्स इन्वर्टेड वी है, इसके अंदर राउंडेड है, प्लस 900 मीटर प्लस हाइट, कुछ जगहों पर 1000 मीटर्स प्लस हाइट मानी जाती है। नाउ यही हिल छोटी होती है इस डायरेक्शन में। प्लेटोज इस तरह के शेप लिए होते हैं, एक तरफ ग्रेजुअल स्लोप होता है, ये कंपल्शन है, वन साइड स्लोपिंग मिनिमम। देन साइमल्टेनियसली जो ये वाली साइड है इसके अंदर जो ये प्रेसिपी बनती है, प्रेसिपिस यानी खड़ी चट्टान या खड़ी क्या बोलेंगे इंग्लिश में अच्छा रहता है, स्कार्प लैंड। तो दिस इज नोन एज योर स्कार्प, ये होना ज़रूरी है, तो ये प्लेटो कहलाता है। नाउ प्लेटोज को कंसीडर जनरली 300 to 600 मीटर्स किया जाता है इफ़ एडजॉइनिंग साइड में सी है या कोई प्लेन्स हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम तिब्बत प्लेटो की बात करते हैं तो ये हाइट बढ़ के 5000 मीटर्स पहुंच जाती है, तब हम इसको वो कंसीडर नहीं करते। लेकिन जो ये वाली एज वहाँ पर है, दैट इज़ योर ट्रांस हिमालयाज, जो पुराने टेथसी के सेडिमेंट से बनी हुई है, तिब्बत में आती है। ये खेल है छोटे से। इसके साथ में एक और कंसेप्ट निकल कर आता है, द प्लेन्स। प्लेन्स जनरली बहुत कम
हाइट या एलिवेशन लेते हैं सी लेवल से। अगर हम यहाँ पहुँच रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जम्मू पहुँच जाएं वेस्ट बंगाल से, सो जम्मू समवॉट अराउंड 300 मीटर्स की हाइट रखता है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अगेन द सेम साइड रफली अराउंड। तो एलिवेशन यहाँ ज़्यादा नहीं होता, मोनोटोनस होते हैं, कभी कभार कोई रिज आ गई तो आ गई, अदरवाइज फ्लैट टेबल लैंड है, मतलब फ्लैट है। और स्लोप बहुत ग्रेजुअल है। यहाँ का स्लोप अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल बनता है ये बहुत हाई है, वहीं पर ये वाला जो एंगल बनता है ये उससे कम है, वहीं पर ये वाला जो एंगल बनता है ये भी कम है, और ये एंगल्स मिनिमम होता है। सो इट ऑल कम्स डाउन टू रिलीफ ऑल्सो कि किस चीज़ को क्या कहेंगे। सो इंडिया के अंदर जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो ब्रॉडली कंसेप्ट हमारा आता है, तो ये क्या होते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द स्टार्टिंग, दैट इज़ योर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। बड़ा सिंपल से तौर के ऊपर ये बोल देते हैं कि भाई नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं तो क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स और लास्ट वाले को देख लेंगे हम, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, इसको देख लेंगे हम क्या ब्रेकअप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ नॉर्दर्न हाईलैंड्स या नॉर्दर्न माउंटेन्स, द हिमालयाज। बेसिकली यंगेस्ट तो है नहीं, बट हुआ क्या था, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर इंडियन पेनिनसुला टूटता है गोंडवाना लैंड से, और टूटने के बाद नॉर्थ ईस्ट का मूवमेंट लेता है और यूरेशियन प्लेट से आके टकराता है। जब ये टकराव होता है, सो वी हैड यूरेशियन प्लेट एंड वी हैड इंडियन प्लेट। नाउ इंडियन प्लेट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा थी, इट वॉज मच मोर डेंसर, तो ये जब टकराता है तो इट इज सबडक्टेड। ये सबडक्शन जोन कहलाती है, जहाँ पर ये प्लेट अंदर धंसना चालू होती है। सो ये जो बाउंड्री यहाँ पे फॉर्म होती है, इस बाउंड्री के साथ थोड़ा सा फोर्स इधर भी लगता है एंड ये उठना चालू हो जाता है। अब यहाँ एक खेल आता है, खेल बड़ा सिंपल। जब ये दोनों टकरा रहे थे तो बीच में एक वाटर बॉडी फंस जाती है। दैट वाटर बॉडी वॉज टेथिस सी। अब ये फंसी, अब इसके अंदर टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स थे वो क्रम्बल होना चालू हुए, टूटना चालू हुए, फोल्ड होना चालू हुए, ऊपर चढ़ना चालू हुए, नीचे भी धंसी, ऊपर भी चली गई। सो कुल मिला के मामला ये हुआ कि टेथिस सी के सेडिमेंट से पहला माउंटेन क्रिएट होना चालू होता है, एंड दैट इज योर द फर्स्ट फोल्ड, जिसको जनरली कंसीडर नहीं करते हैं ये लोग, तीन ही हिस्से बोलते हैं। दिस इज योर टेथिस के सेडिमेंट से बना हुआ, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, सबसे पुराना, सबसे पहला तिब्बत की तरफ। अब ये बन गया। अब इसके बाद में फोल्डिंग चालू होती है ना। फोल्डिंग एक प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं होता, सालों साल लगते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। यही वाले फीचर को अब जब टेथिस ख़त्म कर देंगे, यहाँ से ये प्लेटो का हाईलैंड चल रहा है, कॉन्टिनेंटल हाईलैंड। अब ये कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स हैं और ये नीचे जाके धीरे से एक बेसिन बनाते हैं, और बेसिन के बाद में कहीं ना कहीं ट्रेंच होती है, उस ट्रेंच के साथ दूसरा जुड़ाव होता है। ट्रेंच के अंदर कॉन्टिनेंटल प्लेट कोई सी भी हो, चाहे ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, ये अंदर धंसती है, तो ट्रेंच होनी चाहिए। तो इंडिया के अगर हम बाउंड्रीज पे देखते हैं तो कई जगहों पे हमें फॉल्ट्स मिलते हैं जहां 8 किलोमीटर तक सेडिमेंट भरा हुआ है, तो इट प्रूव्स इन इटसेल्फ कि किसी समय में यहाँ ट्रेंच थी। अब ये ट्रेंच यहाँ क्रिएट होती है, साथ ही साथ इस ट्रेंच के क्रिएशन के साथ जो मूवमेंट चलता है, इस मूवमेंट के अंदर जो बेसमेंट रॉक कॉम्प्लेक्स है, विच इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड अदर igneous metamorphosed rocks, टोटल जो है द नीसिक कंपोनेंट्स एंड ग्रेनिटिक कंपोनेंट्स, इसकी चट्टानें बहुत मासिव होती हैं, बड़ी बड़ी, ये टूटना चालू करते हैं। साथ ही साथ में इस बेल्ट में मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। अब ये एक्टिविटी भी ग्रेनाइट को फॉर्म कराती है। मैग्मा निकलेगा, पतली प्लेट्स हैं, पतली प्लेट्स की जहाँ बाउंड्री आ रही है वहाँ पे मैग्मा उज आउट होता है, नई लेयर्स बनना चालू होती हैं, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो सबडक्शन के साथ चलता रहता है। अब ये जब प्रोसेस चलता है तो अब इमेजिन कीजिएगा कि एक मासिव शीट कई सौ किलोमीटर लंबी, कई सौ किलोमीटर चौड़ी, और वो ऐसी स्प्रेड आउट है, एंड द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है, ये ऐसे रोक रहा है। सो देयर आर फोर्सेज विच आर स्टॉपिंग and there are forces they are pushing, so India is being pushed from southward। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं ये ग्रेनाइट की शीट टूटने लगेगी, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, वाटर,
और इस वाटर में लगातार नॉन स्टॉप सेडिमेंटेशन हो रहा है, नॉन स्टॉप सेडिमेंटेशन, लगातार पानी इसके अंदर आ रहा है और वो पानी अपने साथ मलबा लेकर आ रहा है और बहुत लंबे एरिया तक उसको डिपॉजिट कर रहा है। अब जब ये डिपॉजिट करता है सो हल्की हल्की लेयर्स बनना चालू होती हैं सेडिमेंट्स की, कहीं ऊपर कहीं नीचे, अलग अलग लेयर्स में। अब ये सेडिमेंटेशन के साथ में कोई एक वीक पॉइंट मिलता है जहां पे सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये ग्रेनाइट की शीट टूट जाती है। सो फोर्स के डायरेक्शन में टूटती है, लंबाई में टूटती है। कोई भी चीज़ अगर आप लो, लकड़ी का टुकड़ा ले लो, आप उसे बेंड करोगे तो एक रफ पॉइंट होगा जहाँ पे वो फोर्स एक्ट करेगा और वो क्रैक मारेगा। इसी को बढ़ा दो, कई 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर लंबा कर लो, कई 100 किलोमीटर चौड़ा फैला दो, इतनी बड़ी शीट है। अब दोनों तरफ से उसको पुश कर रहे हो, नीचे तो वो धंस रही लेकिन एकदम से तो धंस नहीं जाएगी। इट इज़ रेजिस्टिंग डाउनवर्ड मूवमेंट साइमल्टेनियसली। यूरेशियन प्लेट इज ऑल्सो रेजिस्टिंग, मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। तो यूरेशियन प्लेट स्टार्ट्स टू राइज अप, यहाँ एक फोर्स लगना चालू होगा और ये राइज अप करने लगेगा और इसके साथ में यहाँ पर जो सेडिमेंट ये वाले थे ये चढ़ना चालू हो जाएंगे। सो दिस एरिया इज डिपॉजिटेड विद द अर्लीस्ट सेडिमेंट्स, ये ऊपर चढ़ जाएंगे, पहाड़ बना देंगे। नाउ सेकेंडली ये जो हिस्सा है, लेट अस इमेजिन कि यहाँ से क्रैक आ गया, यहाँ से क्रैक आ गया। व्हाट विल हैपन नाउ? टूट गया, ठीक है साहब, टूट गया तो अब क्या होगा? दीज विल टिल्ट इन द डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये प्रेशर, ये वाली शीट अंदर धंसना चालू होगी, ये अंदर जा रही है, ये अंदर जाने लगेगी। दीज आर द क्रैक्स, और इनको हम जोग्राफिकल टर्म में बोलें तो दीज आर योर फॉल्ट्स। अब ये पॉइंट्स हैं हमारे जिन्हें हम कहेंगे फॉल्ट्स, जहाँ पर बेसमेंट रॉक कॉम्प्लेक्स टूट गया और टूटने के साथ उसका होमोजीनस स्ट्रक्चर था वो रप्चर हो गया, अब ये टुकड़ों में है। नाउ इट्स ईजी कि ये जो फोर्स लग रहा है ये इसको पुश कराए। जब ये इसको पुश कराएगा तो ये शीट ऊपर उठना चालू करेगी। इट इज गोइंग टू बैंड लाइक दिस। साइमल्टेनियसली ये वाली शीट इज गोइंग टू राइज अप। अब जब ये राइज अप करेगी तो इसके ऊपर नॉन स्टॉप डिपोजिशन चल रहा है जो सेडिमेंट्स का है। तुमने क्या नोटिफिकेशन देखने के बाद तैयारी करी कि चलो भागें? नहीं सर, मम्मी की वजह से कोई लेट नहीं होता। इज्जत, कितनी अच्छी माँ है, तेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, माँ ने मुझे चाय बना के पिलाया। इतने यार तुम लोग माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करते यार? ओके, सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने रेत की शीट जमाई थी, वो रेत की शीट्स यहाँ उठना चालू होंगी। जब ये इस तरह का शेप रेत की शीट के ऊपर आएगा, डायरेक्ट अभी पत्थर बाहर नहीं आएगा, तब हम इस प्लेन को बोलते हैं जियोसिंक्लिनल प्लेन। क्या बोलोगे? अब ये जो फॉर्मेशन हुआ, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और फिर इसको वापस से बनाता हूं। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या हुआ? अब हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया जो समंदर की तलहटी के ऊपर कुछ इस तरह से दिख रहा है। रेत है, रेत की शीट्स हैं अंदर, लेकिन इसमें बड़ा घपला चल रहा है। एक शीट टूट गई है, मैं बड़ा सुंदरता से बना रहा हूं, नॉट नेसेसरीली कि वो ऐसा हो। यहां वाली शीट ऐसी टूट चुकी है, एक शीट इधर टूट चुकी है, वॉट एवर। नाउ दीज आर गोइंग टू राइज अप। अब ये शीट जब बाहर आना चालू होती है तो जो सबसे पहले आएगी उसका इरोजन भी सबसे ज्यादा होगा। कोई एक चीज आज बनाई, आज से उसका इरोजन चालू। कोई चीज आज से 1000 साल बाद बनाई तो उसका इरोजन 1000 साल बाद चालू होगा। तब क्या होता है कि धीरे 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 ये जो सेडिमेंटेशन है ये इन चट्टानों के ऐसे आसपास डिपॉजिट होने लगता है। अब ये हट गया क्योंकि यहाँ गया मामला। अब इसकी चट्टान जो टॉप की है वो दिखने लग गई। कौन सी वाली? ये वाली। ये काय से बनाया था अपनों ने? बेसमेंट रॉक कॉम्प्लेक्स। बेसमेंट रॉक कॉम्प्लेक्स काय का है? ग्रेनाइट का। तो ये था तुम्हारा ग्रेनाइट का ब्लॉक। किस समय पे बना था? कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था मेरा? टर्शियरी युग, क्रिटेशियस के बाद। तो इसको हम नाम देते हैं द टर्शियरी ग्रेनाइट। अब ये टर्शियरी ग्रेनाइट पानी के भीतर जनरली होता है, पानी के भीतर ही जनरली होता है। जो जियोसिंक्लिनल प्लेन है वो वहीं बनता है। सॉइल के नीचे ही तो ये अल्टीमेटली तो सैंड भी है इसमें नीचे। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ओशियानिक बॉडी ना हो, वाटर बॉडी ना हो? हाँ, हो रहा है ना।
हिमालय आज भी मूव कर रहा है, देयर इज नथिंग अबव नाउ, लेकिन नीचे का प्रोसेस तो चल रहा है। ये इनिशियल फेज था इंडिया के लिए। हिमालय के फॉर्मेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट हिमालयास, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। और इसीलिए मैंने टर्शियरी ग्रेनाइट लिया। अगर कोई दूसरा माउंटेन लेंगे तो वहां टर्शियरी ग्रेनाइट नहीं होगा। सो द थिंग इज कि अब हमारे पास क्या कंसेप्ट निकल कर आ गया कि अब आपके पास माउंटेन्स हैं, और ये माउंटेन्स किस तरह से बन रहे हैं। तो सबसे पहला माउंटेन तुमने क्रिएट करा इस तरह से। सो दिस इज योर टेथिस, सेडिमेंट से। किससे बना? वो टेथिस क्या था? वो सी था। कौन सा सी था? जो गोंडवाना और लॉरेंशिया के बीच में आया था जब वो टूटा था, तो एकदम स्टार्टिंग में। मगर इतना पुराना सी नहीं था, वो बना और खत्म हो गया। अब वो कंप्रेस हो चुका है। अब उस कंप्रेशन के बाद में फिर से एक माउंटेन आपका खड़ा हो जाता है। ये कैसे बनाया? बेसमेंट रॉक कॉम्प्लेक्स, ग्रेनाइट। कौन सा ग्रेनाइट? टर्शियरी टाइम पीरियड का। सो ये है आपका अगला माउंटेन रेंज, जो चट्टान इस तरह से खड़ी हो गई है। दिस इज लाइक दिस। इसकी टिप इज ग्रेनाइट, और इसमें मलबा भी होगा। कौन सा मलबा होगा? क्योंकि ये टेथिस को कंप्रेस कर रहा है, तो यहां पे टेथिस का सेडिमेंट आएगा, इधर भी टेथिस का सेडिमेंट आएगा। यानी टेथिस यहां कंप्रेस हो गया। जो पुराना समंदर था वो कंप्रेस हो गया, उसका मलबा जाएगा कहां? ना टेथिस क्या था? फ्रेश वाटर लेक थी या सलाइन थी? नमकीन पानी का था कि मीठे पानी का था कि दारू का था कि शरबत का था, चाय का था, कॉफी का था? अबे सी है छोरे, तो बुद्धि तेज बोलना, मास्क लगा के बोलती है तो कुछ आवाज थोड़ी आती। वैसे ही तू तो म्यूट में चलती है आधे टाइम, तो दुबले क्यों हो रहे हैं अपन? ओके व्हाटएवर। सो ये है हमारा टेथिस का सेडिमेंट। अब ये जो लाइन आई, यहां पर भी तो एक फॉल्ट होगा। वही माउंटेन है, यहां पर बीच में कहीं ना कहीं क्रैक है, तो एक फॉल्ट यहां पर मेरा निकल कर आता है। इसको मैं बोलता हूं आईएस, इंडस सचर। पहला फॉल्ट और उसके साथ में एक पहाड़, दो ही तरफ। अब फोल्ड माउंटेन यहां शुरू हो रहा है, ये फोल्ड नहीं है, ये फोल्ड नहीं है प्रॉपर, ये प्रॉपर फोल्ड है। अब इसी के साथ में अगला माउंटेन मेरा खड़ा हो जाता है इस तरह से, कुछ करोड़ साल बाद, कुछ करोड़ साल बाद। अब जब ये खड़ा हो रहा था तो इसके बीच में कुछ सेडिमेंट्स आना चालू होंगे नए। तो यहां क्या हुआ? यहां पे सेडिमेंट्स भरना चालू हुए। कौन से वाले? जो पीछे का पानी छूटा था, जिसके अंदर गंगा जी बहा कर रही होंगी, यमुना जी बहा कर रही होंगी, कोई सी भी नदियां जो बहा रही थी, सतलज, तो उन्होंने यहाँ पे सेडिमेंट्स भरे, तो यहाँ सेडिमेंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ में एक और चट्टान तुम्हारी यहाँ खड़ी हो जा रही है। ये इस तरह की चट्टान आ गई, अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, इनको पुश कर रहे हैं। एक और पहाड़ी आ गई जो अभी भी खड़ी हो रही है। ये अभी बाहर उगी नहीं है, इसका पत्थर बाहर नहीं आया है, इसका भी पत्थर पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। इसलिए इन दोनों में सेडिमेंट ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये यंगर फॉर्मेशन है देन दिस। तो इनका नाम क्या हो गया? ये हो गया ग्रेटर हिमालयाज, ये हो गया लेसर हिमालयाज, और ये हो गया शिवालिक्स। अब यहां पे जो फाइनल फॉल्ट है, जहां से प्लेन्स चालू होते हैं, उसे हम नाम देते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल। जहां से हिमालयाज हमारे लिए चालू होते हैं, एक्चुअली वो खत्म होते हैं वहां। हम लोग आर्क्वेट फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स लग रहा है इस हिस्से के अंदर। तो आप यहां से अगर देखेंगे, ये आपकी आंख हो गई, यहां से आप देखेंगे तो ये कहलाएगा इनर और ये कहलाएगा आउटर। साथ ही साथ में ग्रेटर का दूसरा नाम हो जाएगा, बोलो, हिमाद्री। इसको कुछ जगहों पे लिखा जाता है, एक बेसिकली पार्ट है शिवालिक्स, नहीं सॉरी, शिवालिक्स तो ये है, ये हिमाचल है, हिमाचल, और ये है शिवालिक्स। सो ये कॉमन नाम पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस भी बता दिया कैसे बने, और मटेरियल भी बता दिया। तो क्यों ग्रेनिटिक टॉप है माउंट एवरेस्ट की, और क्यों आपको इन पहाड़ों की ऊंचाइयों पे मरीन लाइफ के फॉसिल मिलते हैं, सीपे मिलती है आपको जो समंदर में रहा करती थी, क्योंकि वो टेथिस सी का सेडिमेंट है। सबसे बड़ा सबूत, यहाँ पर एक सॉल्ट रेंज है, उस सॉल्ट रेंज के अंदर आपको सेंधा नमक मिलता है। खाए हैं? खाए हैं? वो पहले पाकिस्तान से डायरेक्ट आ जाता था क्रूड फॉर्म में, और हमारे यहाँ वो पीस के भेज दिया जाता था। पाकिस्तान ने रॉ मटेरियल बेचने को बैन कर दिया कि अब आप प्रोसेस यहीं करिए और प्रोसेस करने के बाद बाहर बेचिए, तो अब वो महंगा आएगा। पहले बड़े बड़े ब्लॉक्स आया करते थे। संडे को एक बंदा ठेले पे चलता है कनाडिया रोड पर, उसके अंदर खड़ा नमक रहता, बड़ा बड़ा ब्लॉक्स,
तो अभी भी अगर वो मिल जाए तो ले लेना, वो सस्ता मिलेगा, घर में पीस लो मिक्सर में। सेंधा नमक की खासियत क्या है? रेडिश कलर का होता है। क्यों होता है रेड? वाई इट इज रेड इन कलर? वाई इज इट रेड इन कलर? इसी तरह से जो और पुराने सॉल्ट्स हैं वो ब्लैक इन कलर भी आते हैं, वो भी रॉक सॉल्ट है। काला नमक और सेंधा नमक दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों अंग्रेजी में रॉक सॉल्ट हैं। वो समंदर से नहीं बनाए जाते, माइन करके निकाले जाते हैं। तो किसी समय वो डिपॉजिट हुए थे और इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं वो कि वो अलग कॉम्बिनेशन ले लिया। तो इसके अंदर थोड़े से केमिकल कंपोजिशंस का फ़र्क होता है। मेन कोर कंपोनेंट इसमें भी NaCl होता है। तो यू कैन यूज़ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स थोड़ा थोड़ा सा। तो ये पैटर्न है जो क्या बना रहा है? हिमालयाज़। अब यहाँ आपने हिमालयाज़ के अंदर 3 पार्ट्स देखे। कौन सा हो गया? सबसे पहला 1, 2 एंड 3 हो गया। अब इसको, इसकी लंबाई और चौड़ाई को अगर हम देखते हैं, ये तो नोट्स में है मेरे, जो सबसे स्टार्टिंग में दे दिए थे मैंने आप लोगों को। उन नोट्स को थोड़ा अच्छे से करोगे। हाँ हाँ, तो बनाना ही चाहिए था, अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ रफ में बना लो, अब ज़्यादा सुंदरता मत दिखाना। नाउ जो सबसे पहला है वो ट्रांस है। ट्रांस एज है तिब्बत की, ट्रांस इज एज। उसके बाद में आपकी आती है इंडस सचर फॉल्ट लाइन। उसके बाद में आपकी चलती है द ग्रेटर हिमालयाज। अब हम देख कहाँ से रहे हैं, इसका सेंटर कहाँ आएगा? अगर ये आर्क शेप है तो सेंटर अंदर जाएगा, फोर्स अंदर लग रहा है, तो वहां से हम देख रहे हैं, तभी इसको बोलते हैं इनर। ये चालू होगा लेसर एंड देन फाइनली द शिवालिक्स। कश्मीर वाले हिस्से के अंदर इसकी स्पान ज्यादा है, वहीं पर अरुणाचल वाले हिस्से में इसकी स्पान कम है। द थिकनेस, द डिफरेंस। साइमल्टेनियसली जो मेजर फोर्स का बेल्ट है वो सेंट्रल है। सेंट्रल हिमालयाज के अंदर आपको हाईएस्ट पीक्स मिलती हैं वर्ल्ड की। नेपाल, चाइना बॉर्डर, सिक्किम से स्टार्ट, सिक्किम नेपाल बॉर्डर से लेकर चालू करोगे तो नेपाल बॉर्डर के अंदर हाईएस्ट पीक्स सबसे ज़्यादा मिलती हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। तो 3 रेंजेस हमारी ये वाली हो जाती हैं, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक्स। इसको बोल देंगे इनर, इसको बोल देंगे आउटर, और इसको किस जगह पे लिख देते हैं? हिमाचल, ये नाम है। ये हो गया। इसके बाद में इन्हीं ब्रांचेस को नदियों के हिसाब से काटा जाता है ज्योग्राफी के अंदर। सो एक हिस्सा, यहाँ पर भी डिफरेंसेस आते हैं, अलग अलग ओपिनियन आते हैं ज्योग्राफर्स के, कुछ लोग इसको अलग काटते हैं, कुछ लोग कम काटते हैं, वट एवर, बेसिक बता रहे हैं। सो सबसे वेस्ट में आपके आते हैं द कश्मीर हिमालयाज। कश्मीर बेसिकली ये उस पूरे ब्लॉक का एक हिस्सा है जिसके अंदर ट्रांस भी शामिल है, इनर भी शामिल है, लेसर भी शामिल है, और शिवालिक्स का आउटर भी शामिल है, मतलब शिवालिक्स का हिस्सा शामिल है। अब सवाल आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि इसके अंदर इनकी रेंजेस कौन कौन सी हैं। सो ये कारण था कि 6 जनवरी की क्लास के अंदर, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, या 5 जनवरी, 5, 6, 7 ऐसी कुछ तारीख थी, व्हेन आई गेव दिस वर्क, बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन इट इन वन क्लास, बट इट्स वेरी हार्ड टू लर्न कि कौन सी पहाड़ी की कौन सी रेंज है और उन रेंजेस में कौन सी नदियाँ बहती हैं, और वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ बनाती हैं कि ट्रांसवर्स वैलीज़ में बहती हैं। अगर ग्लेशियर्स हैं तो वो ग्लेशियर्स कहाँ हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ के अंदर ग्लेशियर्स हैं, या सो अनफॉर्चुनेटली पीपल जस्ट डोंट फॉलो हाउ आई टीच। 2 महीने हो गए उस बात को, 2 महीने 10, मतलब यह है कि ज़्यादा लेक्चर मत पिलाओ। जैसे ही अपना सिग्नल जाए ना तो बोलो कि ज़्यादा लेक्चर मत पिलाओ, पढ़ाओ। सो अगला जो बनता है दैट इज़ योर हिमाचल, कुछ किताबों में, फिर उत्तराखंड, कुछ किताबों में इन दोनों को साथ भी लिया गया है। अलग अलग ज्योग्राफी की पढ़ाई करने वाले लोग हैं। फिर नेपाल वाला जो हिस्सा है इसको नेपाल या सेंट्रल बोला जाता है, और फिर एक छोटा सा ब्लॉक आता था सिक्किम का जिसको आजकल ईस्टर्न में जोड़ दिया गया। तो सिक्किम से अरुणाचल का यह हिस्सा इज योर ईस्टर्न। नाउ मैं, ये तो आज बेसिक है, इसको हम खोलेंगे। इसके जो फाइनल डिविजन्स हैं उनको मैं खोलने की कोशिश करूँगा आगे की क्लासेस से। 1 हफ्ता 7-8 दिन भी लग जाए तो, बट आई विल टीच यू प्रॉपरली कि अगर हम साउथ में भी जा रहे हैं, पेनिनसुला की भी बात कर रहे हैं, तो सिंपल बात नहीं करेंगे। आज की क्लास है वो सिंपल वाली। सो यहाँ पर जो जनरल क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने की संभावना है, इनके नाम से आने की संभावना है, कैसे बने हैं इसकी संभावना है, कौन से मटेरियल से बने हैं इसकी संभावना है, किस समय पर बने हैं, टाइम पीरियड। इसके साथ में फिर आगे अगर हम चलेंगे तो फिर वो ये वाले ब्लॉक्स को उठा के बोल देंगे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है तो कश्मीर हिमालयाज, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है तो ईस्टर्न हिमालयाज। फिर इस पूरे की लेंथ आ सकती है, फिर इनकी एवरेज लेंथ आ सकती है,
लेंथ के ऊपर, एवरेज हाइट यानी एलिवेशन के ऊपर, हाईएस्ट पीक्स आपसे पूछी जा सकती है। तो जनरली माउंट एवरेस्ट 8848.6564 मीटर्स। अभी बढ़ गया, ये तो याद कर लो कम से कम 88 पहले था 8488 मीटर्स और अभी 60 सेंटीमीटर बढ़ा कि 80 सेंटीमीटर बढ़ा है? आई एम क्योंकि अभी हमने याद करा नहीं है, अभी हो जाएगा किसी दिन, फॉर्मूला बिठाएंगे दिमाग में। तो ये आपको सवाल बेसिक आ सकते हैं। फिर आपसे ये सवाल आ सकता है कि कौन सी नदी इनमें से निकलती है। सो हाईएस्ट रेंजेस में ट्रांस है, हाँ 49 नहीं है, 9 नहीं हुआ है, 48 पॉइंट समथिंग समथिंग है। एट सिक्स है, ओके ठीक है, ओके थैंक यू। सो अगला है कि ये दोनों जो माउंटेन्स हैं, द ट्रांस एंड द ग्रेटर्स, इसकी हाइट ज़्यादा है, इवन की कुछ जगहों पे लेसर की भी हाइट थोड़ी सी अच्छी है। सो यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं। सो ये दोनों हिस्सों के अंदर तो आपको ग्लेशियर्स 100% मिलेंगे, बट यहाँ नीचे आउटर में तो है ही नहीं, शिवालिक्स के अंदर तो ग्लेशियर्स आपको नहीं मिलते, लेकिन हाँ लेसर के अंदर आपको ग्लेशियर्स मिल सकते हैं थोड़े से हिस्से के अंदर। और जब ग्लेशियर मिलेगा तो वहाँ से आपको कुछ नदी मिलेगी, साथ ही साथ में बारिश की वजह से नदियाँ मिलेंगी। तो पेरेनियल नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, और नदियाँ दो तरह का रास्ता लेती हैं। ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बीच में वैलीज़ हैं। कुछ नदियाँ, अब ये एक पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, लेट्स से कि दिस इज इनर, दिस इज लेसर, दिस इज आउटर। एक नदी ऐसे निकल गई, एक नदी ऐसे निकल गई, एक नदी ऐसे निकल गई, एक नदी ऐसे निकल गई। जहाँ उसको स्लोप मिलेगा, मतलब क्या हो गया, कंसिक्वेंट, सीक्वेंट यानी फॉलो करने वाली। लेकिन कोई नदी ऐसी हो सकती है जो यहाँ से निकली डा 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 ऐसे बह जाए। कौन सी हो जाएगी ये? सतलज है, उसे क्या बोलते हैं? क्यों मैडम? मैडम इस नदी को क्या बोलते हैं? मत पढ़ो तुम लोग, पढ़ने के बाद भी, क्लास लेने के बाद भी तुम लोग नहीं। शाबाश। एंटी मतलब पहले, सीडेंट मतलब उठने वाले। पहाड़ों के उठने से पहले अगर कोई नदी बह रही है तो उसे एंटीसीडेंट बोलोगे। अब ज़रूर हमने एक चीज़ देखी कि ये वाले पहाड़ सबसे पहले खड़े हुए, फिर उसके बाद में ये सेकंड नंबर पे आए, फिर फाइनली ये आए। तो हो सकता है कि कोई नदी यहाँ से निकले और इन दोनों को काटे, कोई नदी हो सकता है कि यहाँ से इसमें से निकले और इसको अकेली काटे। तो ये क्या बताएगा कि ये इसके एंटीसीडेंट है, ये वाली इन तीनों के एंटीसीडेंट है, ये दो के एंटीसीडेंट है। तो ऐसी नदियाँ भी आती हैं, लेकिन जनरली इस पे सवाल नहीं मिलता, जनरली इस पे सवाल नहीं मिलता। और हम लोग मेंस के अंदर वापस इस चीज़ को रटेंगे, क्योंकि यही करना है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जब वहाँ करना होता तो यहीं कर लो एक बार, कम से कम डायग्राम बन जाता सही समय पे तो अच्छा रहता। आप बना लीजिए, आपको अगली परीक्षा देनी है, तो अभी समय नहीं है कि अब आप इतना डिटेल जा सकें। वो होता है कि एक महीना जब बचता है हमारा तो प्रेशर बहुत हावी होने लगता है एंड वी आर रनिंग शॉर्ट। सो ये है आपके बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसी के अंदर जहाँ जहाँ पर पहाड़ों के बीच में थोड़ी सी वैलीज़ आती हैं, ख़ासतौर पे ट्रांसवर्स वैलीज़, और उन ट्रांसवर्स वैलीज़ में से जब एलिवेशन कम हो जाता है और वहाँ से नदियाँ बहती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं पासेज। घटना चक्र उठा के देखना आप, और तो आपको पता चलेगा कि कितने पासेज पे सवाल है। सिंपल है, पहाड़ों के बीच की ब्रेक है वो, जहाँ से नदी भी निकलती है और लोग रास्ता बना के पास करते हैं, पूरा पहाड़ उन्हें क्रॉस नहीं करना पड़ता। नदियों के किनारे चलना आसान होता है बजाय इसके कि पहाड़ के ऊपर चलें। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो पासेज वो होते हैं जो पहाड़ों के बीच में से रास्ता देते हैं। साथ ही साथ में जो वैलीज़ हैं, उन वैलीज़ के आसपास में आपको नदी मिलेगी, या अगर मलबा रुक गया है तो लेक्स मिलेंगी। बहुत सारे ताल मिलते हैं उत्तराखंड में, और बहुत सारी लेक्स मिलती हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच की लेक्स, बहुत सारी लेक्स हैं। इन लेक्स का नाम आता है। सो इंडिया की हाईएस्ट लेक कौन सी है? तो पहाड़ों के बीच में लेक बनेगी। फिर ऐसी लेक जो कभी जमती है कभी नहीं जमती है, या हमेशा फ्रोज़न रहने वाली लेक, वो भी हो सकती हैं। तो लेक्स के ऊपर सवाल आते हैं ना। उसी तरह की एक लेक बनी थी जो अभी ग्लेशियर में बनी थी, जिसकी वजह से ग्लेशियर फूटा था, उत्तराखंड ट्रेजेडी वाला था। उसका नदी का नाम मैंने पूछ लिया था कल टेस्ट में, सही हुआ था? तुम्हारा सही था वो? क्यों? जबकि करंट अफेयर्स है, क्लास में डिस्कस भी किया है, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये तुमने क्या बनाया? पहाड़। कौन सा पहाड़?
द हिमालयाज। तो अब हम सिंगल एक लाइन खींचेंगे कि दिस इज योर हिमालयाज, और इसमें से कुछ नदियां बह रही हैं। क्या कर रही हैं? नदियां बह रही हैं। कहां से बह रही हैं? पानी ला रही हैं हिमालयाज से। सो अलग अलग जगह पर ये ओपनिंग कर देती हैं, और यहां इन पहाड़ों के बीच में से ढेर सारी नदियां बहकर पानी और उसके साथ का मलबा लेकर आती हैं। अब जब ये फोर्स से आती हैं तो इनकी एक आदत होती है कि ये सबसे दूर तक जाएं और मिनिमम लेवल तक अचीव करें पहुंचना। तो एक नदी ये लेवल लेकर चलती है, एक नदी और आती है जो आगे जाके इसमें मर्ज हो जाती है। सो यमुना, गंगा, ये वो हैं जो गंगा के प्लेन्स में सारी नदियां फ्लडिंग करती हैं और फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। पानी के साथ मिट्टी या सेडिमेंट लेकर आने के बाद हर फ्लड के साथ वो थोड़ा थोड़ा जमाती चलती है। सो फ्लड प्लेन्स बन गए। इन्हें कहा जाता है द बिग प्लेन्स, व्हाट आई कॉल देम द ब्रह्मपुत्र, द इंडस एंड द गंगा। अब ब्रह्मपुत्र इधर से एंटर होती है, इंडस इधर से निकल जाती है, लेकिन उसके साथ में कुछ ट्रिब्यूटरीज चलती हैं, इसलिए इस बेल्ट को कहा जाता है पंजाब। 5 नदियों वाला प्रदेश, पंजाब, आब इस पानी। सो पंजाब, देन दिस बेल्ट इज नोन एज द दोआब। इवन पंजाब के अंदर भी हम बात करेंगे तो 2 नदियों के बीच वाले हिस्से को दोआब बोलेंगे। यहाँ गंगा यमुना दोआब, 2 नदियों के बीच वाला हिस्सा जहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी है, पानी अच्छा है, तो दैट इज योर प्लेन्स। अब एक खेल और समझाएं। हमने अभी देखा कि ये जो पहाड़ बनाए थे, ये पहाड़ मजबूत तो थे नहीं। ग्रेनाइट निकला तुम्हारा एवरेस्ट वाला, ग्रेटर वाले में, ग्रेटर में ग्रेनाइट, बाद में सेडिमेंट है। अब सेडिमेंट है तो बड़े भाटे भी होंगे, छोटे भाटे भी होंगे, कंकर पत्थर भी होगा। मलबा जो है धूल मिट्टी में तो बह के पानी में निकल जाता है। बड़ी बड़ी वैलीज होती हैं। सो कुछ इस तरह की कटिंग चलती है, शिवालिक्स के अंदर चल रही है, फिर गड्ढा आया चल रही है। ये जो पार्ट है यहाँ से प्लेन्स शुरू हो जाते हैं, वो जो पार्ट है वहाँ से प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। एकदम से दिखते नहीं है कि प्लेन्स जैसे वहाँ फुट हिल्स आती हैं, धीरे धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता काम। अब ये फुट हिल्स के बीच में एक हिस्सा आता है जहां बहुत सारा मलबा पड़ा है, जो इतना फोर्स नदी में नहीं कि उसे पुश कर सके। अब इस मलबे के अंदर इतनी जगह है कि नदी पूरी गायब हो जाती है, तो अंदर चली जाएगी ना पत्थरों में, ऊपर नहीं दिखेगी। 100 मीटर के पत्थर पड़े हुए, ऊपर नदी तो बह रही थी ऊपर, अब वो 100 मीटर के अंदर चली गई तो ऊपर से गायब हो सकती है। फ्लड में दिखेगी कि हाँ है। इस हिस्से को कहते हैं भाभर। क्या बोलते हैं? क्या? अबे सॉलिड पत्थर नहीं है, गोल गोल टुकड़े हैं, तो उनके बीच में गैप्स होंगे ना, गैप्स होंगी ना नीचे, उन गैप्स में से पानी बहता है। मतलब इतना ज़्यादा पोरोसिटी है कि पूरा पानी गायब हो जाता है। अब ये पानी गायब हो गया, अब नदी एकदम से सडनली आई बाहर, प्लेन्स में आ गए, तो सारा पानी कहाँ से आएगा? अब ये यहाँ कहाँ बह रही है? ज़मीन के अंदर। कहाँ पे? भाभर में। अब वो पानी एकदम से ऊपर निकलेगा, तो पूरा जो हिमालय का बेल्ट है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है, इसमें एक चौड़ा पट्टा मिलता है छोटा सा। इस चौड़े पट्टे के अंदर ये सारा पानी उबल उबल के बाहर आता है। ऐसा नहीं कि हर जगह मार्श लैंड्स मिलती हैं, यहाँ दलदली मिट्टी मिलती है, क्योंकि पानी ऊपर निकल रहा है। इस जगह को तुम लोग रस्से वाला खाना खाते हो घर में? तुम क्या बनाती हो? तेरे को तो आता है खाना, तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, सुना है। खिलाया नहीं, बात अलग है। तूने क्या बनाती हो? तरी काय की बनाती हो? तो मसाला काय का डालती हो तुम? चाय वाला टी मसाला डाल के, अदरक लहसुन प्याज। यहाँ सिर्फ पानी की बात है। तरी से याद रखना, ये इलाका तर हो जाता है क्योंकि ये पानी यहाँ पे फैलता है और निकलता है बाहर। तो अगला बेल्ट बनता है द तराई। ये सिर्फ यहीं पे होता है। पानी जो गया वो निकलेगा ना, वो निकाल दिया तो तराई आ गई। तो यहाँ दलदल मिलेंगे, यहाँ मार्शलैंड मिलेंगी, तो मार्श होगी तो मच्छर भी बहुत होंगे। पानी है, धान भी अच्छा होगा, गन्ना बहुत अच्छा होगा। सो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा वाला बेल्ट गन्ने का गढ़ है। मैक्सिमम शुगर मिल्स, गढ़ है वो गन्ने का, शुगर केन। क्लियर हुआ? जूट गढ़ है बंगाल, जूट इस हिस्से में, ईस्टर्न में। तो मैक्सिमम ये बेल्ट है। इसी बेल्ट के अंदर थोड़े बहुत एरियाज़ के अंदर आपको फॉरेस्ट मिलते हैं अभी, बाकी तो इंसान ने सब काट डाले, क्योंकि ज़मीन अच्छी है, पानी भी अच्छा है,
अब क्या होता है कि अब वो वाले फ्लड प्लेन्स चालू होते हैं जो रीसेंट हिस्ट्री के हैं। तो एक हिस्सा वो जो गंगा बनाती है इस तरह से, ये गंगा नदी जा रही है, इसमें ढेर सारी नदियाँ आके मिलती हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्क देम राइट नाउ। सो ये गंगा नदी का एक फ्लड होगा, साथ ही साथ में इसके ट्रिब्यूटरीज का भी फ्लड होगा। अभी सिर्फ गंगा की बात कर लें, हालांकि ट्रिब्यूटरीज का भी है फ्लड प्लेन यहाँ से, यही वाली नदी आई, यहाँ से भाई, यहाँ से ये बहती हुई आ रही है, इसमें मिल गई, इमेजिन करना है, ठीक है। नाउ हर साल ये बाढ़ लेकर आ रही है। अब बाढ़ लेकर आती है तो क्या होता है, पानी फैलता है। अब यहाँ कह रहे हैं लोग कि आजकल बारिश कम हो गई है, पहले के समय में बारिश लंबे लंबे सीजन तक होती थी, बहुत ज़्यादा पानी गिरा करता था। तो जो पुराने समय में पानी गिरता था तो उसका जो फ्लड प्लेन बनेगा दैट इज लाइक दिस। अब इधर ही एक ही तरफ तो नॉर्थवर्ड तो पहाड़ की तरफ की तो थोड़ी चढ़ेगी, साउथवर्ड भी आएगा वो फ्लड, तो फ्लड दोनों तरफ प्लेन बनाएगा। किधर बनाएगा, दोनों तरफ, नदी दोनों तरफ चढ़ेगी, बराबर की तरफ से चढ़ेगी। इसी तरह से इसका भी एक फ्लड प्लेन बनेगा, फिर एक और नदी आई उसका भी इसी तरह से फ्लड प्लेन बनेगा। सो नॉर्दर्न गंगा के नॉर्थ वाले जो प्लेन्स हैं वो रिवराइन ज्यादा हैं और ज्यादा अच्छे हैं। वहीं पर ये वाला जो हिस्सा है ये पुराना फ्लड प्लेन है, ओल्ड फ्लड प्लेन। ओल्ड वाला वो अपना ठेले वाला जाता है, पुराना सामान बेच, उसको क्या बोलते हैं, भंगार, शाबाश। तो यहां पे नाम लिख देना, ओल्ड फ्लड प्लेन्स इज इक्वल्स टू भांगर और भंगार। पुराने फ्लड प्लेन्स भांगर या, अब क्या हुआ, अब बारिश कम हो गई लेकिन फ्लड तो अभी भी आता है। अब नया फ्लड आएगा तो नया फ्लड का जो बेल्ट है दैट इज शॉर्ट बेल्ट, जिसमें अभी भी कहीं पर भी बाढ़ आ सकती है, दैट इज दिस पार्ट जो एडजेसेंट है, दोनों तरफ है, गंगा के दोनों तरफ दो पार्ट चलेंगे। दिस इज योर न्यू फ्लड प्लेन। और ये ताजी ताजी खाद वाली मिट्टी लेकर आता है। कैसी वाली मिट्टी, कौन सी, खादर, खादर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 4 डिविजन्स हैं प्लेन्स के, कितने। अब इसके साउथ में इस बेल्ट में अरावलीज मिलता है, अरावलीज, इधर कहीं से चंबल आके यमुना में मिल जाएगी। एंड देन ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज द सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, जिसमें से चंबल और यमुना चलती है। दिस इज योर बुंदेलखंड एंड दिस इज योर रोहतास प्लेटू या बघेलखंड या रीवा पन्ना प्लेटू का एक्सट्रीम हिस्सा। यहां पर आके यमुना गंगा से मिलती है। ये वाला हिस्सा भाभर और तराई ये यहां नहीं है, लेकिन ओल्ड प्लेन इधर है, न्यू प्लेन इधर है, न्यू प्लेन इधर है, ओल्ड प्लेन इधर है, क्योंकि फ्लड दोनों तरफ चढ़ेगा, ठीक। अब यमुना की मार्जिन, यमुना और गंगा की दोनों की मार्जिन्स हैं, प्लेन्स है। तो अब इसका डाइसेक्शन देखना, डिसेक्शन क्या होगा, ये तुम्हारा साउथ है, ये तुम्हारा नॉर्थ है। अब साउथ के अंदर बुंदेलखंड के प्लेटूज हैं जो ऐसे चल रहे हैं, धीरे 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 ग्रेजुअल स्लोप में जा रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आ रही है यमुना, यमुना एकदम सट के चलती है। यमुना के बाद में फिर थोड़ा सा आएगा और फिर ये हिस्सा, ये है फ्लड प्लेन की टोपोग्राफी। अब इसके अंदर यमुना के आसपास भी ये वाला हिस्सा बनेगा, यंग फ्लड प्लेन्स। यहां पर भी तुम्हारा ओल्ड आएगा, फिर गंगा का ऐसा। सो ओवरऑल इन नदियों के जाल ने इस पूरे बेल्ट को बहुत ज्यादा फर्टाइल कर रखा है। साथ ही साथ में इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के नॉर्थ में 8 किलोमीटर की डेप्थ है इस एलुवियल डिपॉजिट की। बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में 1.5 किलोमीटर की डेप्थ है। सो 1.5 किलोमीटर इज हैवी। अब बुंदेलखंड के अंदर अगर बारिश होती है तो वहाँ पानी रोकने वाला कुछ नहीं है, पानी हमेशा नीचे बहता है। सो वो कहाँ चले जाता है, अनफॉर्चुनेटली बुंदेलखंड किधर बना है, यहाँ बारिश हुई, पानी अंदर उतरा भी, वो उतर के इन प्लेन्स में पहुँच जाता है। सो इस वजह से बुंदेलखंड के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल नीचे है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, प्लेन समझ में आ गए। अब इनके बीच में क्या होता है कि कई जगहों के ऊपर किसी समय में लेक बन गई होगी, लेक बन गई, उस लेक के अंदर कैल्शियम रिच एनवायरनमेंट हो गया। कैल्शियम रिच एनवायरनमेंट कैसे हो जाएगा, लेक बन सकती है कि नहीं बन सकती, झील बन सकती है, ठीक है, मान लेते हो तुम लोग, मान बन गई। अब उसके अंदर कोई जीव जंतु पैदा हो गए, कैल्शियम रहता है उनके अंदर, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो कैल्शियम छोड़ दिए, वो लेक खत्म हो गई। अब वो कैल्शियम कहाँ, ज़मीन के भीतर है। अब धीरे धीरे वो कैल्शियम कई जगहों पे ऊपर आ जाता है ग्रैन्युलेटेड फॉर्म के अंदर। उसको बोलते हैं कंकर, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कंकर ही बोलते हैं शायद।
ऐसे कई जगहों पे वो कैल्शियम मिलता है, दैट इज़ वहाँ पे अल्कलीन सॉइल्स मिल जाती हैं। तो सॉइल का वेराइटीज़ है वहाँ, कि जैसे पहले की टोपोग्राफी चेंज होती गई है वैसे वैसे वहाँ की सॉइल चेंज है, लेकिन जनरली ये पूरा का पूरा बेल्ट एलुवियल है और बहुत लंबे चौड़े डिपोजिशन से बना है। अब ये तो कौन सा हो गया मेरा, बेसिकली वी वे टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल पार्ट। अभी ब्रह्मपुत्र को तो मिलाया ही नहीं था ना, अब ब्रह्मपुत्र आ रही है, और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है। बड़ी मतलब इस मासिव। अगर आप ब्रह्मपुत्र को फ्लड के टाइम पर नापने की कोशिश करोगे तो आप उसका एक्सपांस निकालो कि कितनी चौड़ी हो जाती है फ्लड्स में, जब फ्लड्स आते हैं। सर्च कर ले, विड्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्यूरिंग फ्लड्स। एक पुरानी नदी हुआ करती थी हाकरा और सरस्वती, ख़त्म हो गई। सरस्वती को सैटेलाइट से नापा गया है कि उसके जो एंड हैं, जो ये हमने बॉर्डर्स बनाई ना, ये फ्लड प्लेन्स की बॉर्डर्स, ये 60 किलोमीटर थी रेगिस्तान में, आज रेगिस्तान है। 60 किलोमीटर चौड़ी नदी यहाँ बहती थी। कितनी? 80 ब्रह्मपुत्र की। ये फेंक रही रे तू तो, इससे करीब तो श्रीलंका है। आई नो, एवरेज, यानी उससे ज़्यादा भी हो सकती। इतनी चौड़ी नदी अगर अभी आपके पास है, 80 किलोमीटर में फ्लड में फैल रही है, तो 80 किलोमीटर की ये चौड़ाई समझ रहे हो, जो यंग फ्लड प्लेन्स हैं, तो हर साल नया मटेरियल आ रहा है। तो ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स आर स्लाइटली डिफरेंट देन दीज फ्लड प्लेन्स। ये ज़्यादा रिच हैं क्योंकि यहाँ पर ये तीनों की मिट्टी आ रही है। उधर ट्रांस में से, इंडस सचर में से ब्रह्मपुत्र निकलती, सीधे कर्व करती है। ये वाला हिस्सा, ईस्टर्न हिस्से के अंदर चौड़ाई कम है, हालांकि यहाँ पे नदियाँ मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में भी, लेकिन जो असम वैली है उस वैली के अंदर मिट्टी का कंपोजिशन अलग है। कंसेप्ट आ गया समझ में, कहाँ से मिट्टी लेकर आ रहे हो। इसी तरह से जो पंजाब वाला बेल्ट है वहाँ के अंदर भी मिट्टी का कंपोजिशन अलग है। अब नीचे है तो नीचे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। अब जब आप बोरिंग करते हो, बोरिंग में से वो पानी निकालते हो और ऊपरी सतह पे डालते हो तो पानी तोड़ जाता है, पीछे वो सॉल्ट्स छोड़ देता है। यही कारण है कि सैलिनेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू ओवर इरिगेशन हो रहा है। जहाँ जहाँ खूब ज़्यादा इरिगेटेड लैंड्स हैं वहाँ पे आज सैलिनिटी बढ़ते लगी। और वो सैलिनिटी कैसे ख़त्म करें, तो आपको उतना ही ज़्यादा खाद डालना पड़ेगा, अदरवाइज क्रॉप्स विल नॉट प्रोड्यूस दैट मच। कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है, चंगा है जी। तो ये प्लेन समझ में आ गए, ये लेटेस्ट है, यंगेस्ट है इनफैक्ट प्लेन्स का फॉर्मेशन। अब वो बुंदेलखंड शुरू हो गया हमारा। कहाँ था बुंदेलखंड का बनाया था? साउथ में बुंदेलखंड। ओके, अब क्या है मामला कि बहुत साल पहले, इनफैक्ट 65 मिलियन ईयर्स पे, यानी 6.5 करोड़ साल पहले आके इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है। कुछ जगहों पे लिखा है 135 मिलियन ईयर्स, कुछ जगहों पे लिखा है 125 मिलियन ईयर्स, सम वॉट 100 मिलियन ईयर्स के आसपास, उससे ज़्यादा, यानी 10-12 करोड़ साल पहले। 10-12 करोड़ थोड़ी, हाँ 65-10, तो 10-12-15 करोड़ साल पहले इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द एंशिएंट गोंडवाना लैंड। अब वो वहाँ से टूटता है। अब वो टूटने के बाद जैसे एक रोटी का कौर तोड़ते हैं और उसको दाल में डुबोते हैं और थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो उस रोटी का क्या होगा? गल जाएगी। फिर क्या होगा? डूब जाएगी। इंडिया के साथ भी वही हुआ, इंडिया टूटा। सो टूटने के बाद उसकी एक एवरेज थिकनेस थी, मोटाई थी। जैसे ही वो टूटा तो कोई ऐसा तो कोई छोड़ तो रहा थी नहीं, रिश्ते हैं पुराने करोड़ों अरबों सालों के, कोई छोड़ना चाह ही नहीं रहा था, चिपके हुए थे सब एक दूसरे से। तो नीचे की जो ये शीट है ये थिनिंग में जाती है, ये खींचती है उसी तरह से जिस तरह से रोटी तुम बेलती हो। आती है? तुम बेलती हो? तुम्हें मतलब ऑस्ट्रेलिया नक्शा कि मतलब चांद वाला, पूर्णिमा का चांद बना लेता तू? अच्छा, तो चलेगा ना। चांद का मुंह टेढ़ा है, किसी कविता की कहानी की तो किताब है, पढ़ लेना है आपको। किसका है चांद का मुंह टेढ़ा? हाँ याद तो रहता है, चांद का मुंह टेढ़ा है। क्रिटिक है बहुत बड़े, एमपी के ही है। हाँ अब आप देख लेना, किताब है आपके पास, मतलब नोट्स हैं मेरे। अब ये जब स्ट्रेचिंग होती है तो ये थिनिंग में जाता है, डेंसिटी इसकी बढ़ती है, इरोजन चल रहा है ऊपर का। सो ये पतली हो गई शीट, थिनिंग। अब साथ में सोने पे सुहागा हुआ और ये एक हॉट स्पॉट के ऊपर आ गया। क्या? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब है मैग्नेटिक एक्टिविटी। और जैसे ही मैग्नेटिक एक्टिविटी चालू हुई तो इसके अंदर जितनी जगहों पे दरारें थीं, जहाँ जहाँ वो निकल सकता था, यहाँ पे लावा आके बहना चालू हुआ एंड इट क्रिएटेड सम लैंडफॉर्म्स। जी
मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की किताब है। ओके, ये क्लियर हुआ। अब वो इंडिया चला तो उसके साथ में कुछ आइलैंड भी चले। एक आइलैंड था मडागास्कर। मडागास्कर का संबंध अफ्रीका के साथ भी अच्छा था। ये मडागास्कर, ये इंडिया और ये अफ्रीका, तो यहाँ से भी ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है नीचे से। अब ये खींच रहा है, तो ये जब खींचता है तो ये पोर्शन वीक होता है, स्ट्रेचिंग होती है, थिनिंग होती है, स्प्रेडिंग होती है। अब जब स्प्रेडिंग होनी चालू हुई तो धीरे धीरे मडागास्कर तो थोड़ा सा छूटा, इंडिया निकल लिया आगे, मडागास्कर में ही रह गया। अब वहीं पर जो तमिलनाडु आज है, उस तमिलनाडु के कोस्ट, ये इंडिया समथिंग ऐसी नाक बनती है और फिर यूं जाता है, यहां पर एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था, बेहतरीन आइलैंड था तमिलनाडु कोस्ट के पास में, आंध्रा कोस्ट के पास में। बट जब इंडिया आके टकरा गया तो इसको आइलैंड को रोकने वाला कोई नहीं था। ये तो इधर तो ब्लॉक लग गया, यहाँ तो घुस गए, यहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, तो ये चले गए चले गए चले गए चले गए और यहाँ आके टकरा गए। अब ये जब जल रहे थे तो घिस चुके थे, बहुत पुराने थे, थिनिंग हो गई थी, पतले हो गए थे, पानी के भीतर चले गए। ये वाला आइलैंड पानी के प्लेनेशन हो गया। प्लेनेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऊपरी सतह बराबर हो जाती है। फिर ये आके जब यहाँ टकराए तो इसकी पहाड़ियाँ खड़ी होनी चालू हुई, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो पीक्स होती हैं ऑलमोस्ट वो सब बराबर है। एंड दिस इज वन पार्ट दैट इज नोन एज मेघालय। घायल हो गया क्या हूं? अच्छा आ जा गया, पिछले साल नहीं आया था तो तुम कर क्या रही थी पिछले साल? नहीं तो पढ़ क्यों नहीं रही थी तुम पिछले साल? ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, नहीं तो अभी वो 15 तारीख है, अभी तक किसी ने मुझे ये भी नहीं बताया है कि सर आज हाई कोर्ट में ये हुआ। और मैं जान करके आगे देखना भी नहीं चाह रहा हूँ कि दिमाग परेशान, वैसे ही और परेशान होगा। नहीं आओ, क्लियर हुआ यहाँ? अब क्या है कि ये जो अभी माउंट एवरेस्ट बनाया था तुम्हारा और उसके साथ में और पहाड़ियाँ बनाई थी, दैट इज़ द हिमालयाज, इस तरह की क्या पहली बार बनी है? तो कई सालों बार बन चुकी, मतलब कई बार बन चुकी, कई बार बन चुकी। तो उसी में की एक और पहाड़ी चलती थी जो नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में हुआ करती थी। बढ़िया पहाड़ी, बहुत सारी पहाड़ियाँ नॉर्थ में चल रही हैं। उसमें से एक पहाड़ी थी जेको नाम थो आइसन, वो ऐसी चल रही है, ये हिस्सा चल रहा है इस तरह का। कुछ समझ में आया? नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं। ये कुछ कुछ इस तरह का हिस्सा है इंडिया का उस समय का। ये है अरावलीज, ये अरावलीज है। फिर ये वाला जो हिस्सा है ये विंध्याचल है जो एक्सटेंड करता है। फिर यहाँ पर एक रिफ्ट वैली है, यहाँ पर वैली है जिसमें समंदर भर सकता है, लेक भर सकती है। और लेक थी क्योंकि सिंक हुआ, इंडिया सिंक हुआ, नीचे बैठ गया, डूब गया। अब टकराया तो अब चीज़ें ऊपर उठ रही हैं। तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं जो समंदर से निकले हुए हैं और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं जो समंदर में डूब रहे हैं। उसने लगाया था, क्यों लगाया था? उसने लगाया, तू यहाँ आ गई, मुझे बताया नहीं तूने। नाइला अटेंडेंस लगाओ। विभो गुड आफ्टरनून, लॉन्ग टाइम। रिची एंटीसीडेंट यस 0.86। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आयशा तुमने तो गुड इवनिंग यहाँ कहा, तुम तो यहाँ बैठी हो। हाँ नानू ये यहीं बैठी है। छू, यू नो व्हाट इज छू? जब झगड़ा कराना होता है ना तो ऐसे ही करना चाहिए, बोल के करना चाहिए, हम तुम्हारे बीच में झगड़ा करा रहे हैं। नहीं वो तो मैंने देख लिया ना, सामने मोबाइल बज रहा तुम्हारा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। तो क्या समझे, पुरानी इंडिया का एक हिस्सा था जो कुछ इस तरह से चल रहा था। ये पहाड़ी थी। अब पहाड़ी, अगर अभी आपने क्या देखा, फोल्ड माउंटेन्स देखे, तो फोल्ड माउंटेन्स के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये जो चट्टान खड़ी होती है, उसके साथ में यहाँ टूट गई, यहाँ टूट गई, इसको हम फॉल्ट बोलते हैं, इसको हम फॉल्ट बोलते हैं। तो ये जो अरावली है इसके साथ में यहाँ पर और यहाँ पर फॉल्ट चल रहे हैं, फोल्ड है। पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं, उसका भी तो फॉल्ट होगा। तो इधर वाला फॉल्ट जो अपने करीब वाला, एमपी के करीब वाला, इसको बोल दो, क्या रखे नाम? GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब ये हिस्सा, नॉर्दर्न हिस्सा, इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हिस्सा, यहां पे जो चल रहा है, ये किसी समय में फोल्ड माउंटेन हुआ करते थे, किसी समय में। इनका नाम था भैया विंध्याचल।
अब फोल्ड है, अगेन वही वाली बात, ये फोल्ड है तो यहां फॉल्ट होगा, यहां फॉल्ट होगा, नॉर्थ में फॉल्ट है, साउथ में फॉल्ट है, और साउथ का जो फॉल्ट है वो चल रहा है कुछ इस तरह से, इसको हम कहते हैं नर्मदा सोन ट्रो या नर्मदा सोन वैली। आ रहा है समझ में? ओ भैया, ओ भैया, हाँ नक्शा लेकर बैठोगे ना तो आराम से आएगा। सो नर्मदा सोन ट्रो किधर से किधर तक है? सोन कहाँ है? पटना तक जा रही, बिहार तक, तो वो अक्रॉस जा रहा है, तो किसी समय यहाँ पानी भर गया होगा। वेस्टर्न हिस्से में एविडेंस नहीं मिलता है, ईस्टर्न हिस्से में एविडेंस मिलता है कि यहाँ पानी भरा था, रीवा वाले हिस्से के अंदर उमरिया तक समंदर का पानी आ गया था। अब इसके बाद वाला जो हिस्सा है उसके अंदर जब ये पीरियड आके टकराने लगा तो वहीं पर नीचे से वॉल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई, तो इसी नर्मदा सोन घाटी में भी वॉल्केनिक एक्टिविटी चालू हो गई, बूम 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 बूम, बुड़ुम 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 बुड़ुम। अब क्या नर्मदा के लिए लेक है बहुत बड़ी सारी, कैसी लेक बनाई थी अभी अपनों ने याद करो, तो ये विंध्याचल की पहाड़ियां है ना। अब इसके बीच में एक फॉल्ट है क्या? फॉल्ट होगा एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। सो एंटीक्लाइन कौन सा है? विंध्याचल का एंटीक्लाइन, और उसका लगा हुआ सिंक्लाइन, और यहां पर फिर कोई एक पहाड़ी हो सकती है, हो नहीं हो नहीं हमें क्या मालूम। अब जब ये टूटा फूटी हुई तो ये खाई हैं, ये फॉल्ट्स आसान है तोड़ना भाई, नई चीज को तोड़ना आसान है या जो चीज टूटी हुई है उसे तोड़ना आसान है? तो ये टूटा हुआ ऑलरेडी। अब जब ये गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा है तो यहाँ पे गैप बढ़ गया, ये चौड़ी हो गई, बड़की सारी चौड़ी हो गई, और कई करोड़ साल तक इसके अंदर मलबा जम गया। मान सकते हो उसको? कहानी हमारी सुन रहे हो? अच्छी लग रही है ना कहानी है, सुन लो। अब क्या हुआ? वो कई नाम था तुम्हारा उसको, न्यूटन, फिजिक्स में पढ़ रहे थे न्यूटन। अच्छा, वो कह दिए थे, वो कुछ बोले थे ना, फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला, कि जितनी तेजी से मैं तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारूंगा और तुम्हारे गाल पे जितनी लगेगी उतनी मेरे हाथ पे लगेगी, है ना? ठीक है। अब ये हिस्से को फोर्स कर रहा है सामने यूरेशियन प्लेट, बराबर? विंध्याचल है, विंध्याचल के आगे बहुत सारी जगह है लेकिन फोर्स तो है। अब यहां से एक फोर्स चल रहा है जो पूरी इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट को हटा रहा है, बराबर है? ये भी यहां पर एक और छोटी सी पहाड़ी खड़ी हो जाएगी, इसको नाम भी ए रख देते हैं। ये क्या था अपना? ये तो विंध्याचल था, अरावली थोड़ी। ये अजंता है, अरावली नहीं है। दिस इज अजंता एंड दिस इज विंध्याचल। ये एंटीक्लाइन का ए है और ये सिंक्लाइन का एस है। अब क्या हुआ? इस सिंक्लाइन के अंदर मलबा भर गया। अब ये जब मलबा भर गया तो पुराने समय में कोई यहाँ पर भी फोल्ड वोल्ड रहे होंगे जो दब गए थे अंदर। अब ये कंप्रेस होना चालू हुआ, यहां से कंप्रेशन है, इधर जा नहीं सकता, तो रेजिस्टिव फोर्स इस जगह पे लग रहा है, और ऑलरेडी यहां पर एक टूटन है, दैट इज अ फॉल्ट इज देयर। फॉल्ट तो है, अब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन मतलब कभी खुदा न खास्ता आपका हाथ माथ कहीं का कटकुट आ जाता है तो ऐसे ही दबा के खून करते हैं तो क्या निकलता है? क्यों निकल रहा है? कंप्रेस करा, तो अब यहाँ पे भी कंप्रेशन होगा, तो ये हिस्सा सिकुड़ेगा। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे जो नीचे सेडिमेंट्स बन गए हैं, जम गए हैं, सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट है, यहाँ तक जम गया, ऊपर पानी है। अब दोनों तरफ से दबाओगे तो क्या होगा? ये कहीं तो जाएगा नहीं, नीचे तो जा नहीं सकता। तो अब ये धीरे 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 धीरे, एंड दिस इज योर सिंक्लाइन से फॉर्मेशन सतपुरा का, इसको 100% ब्लॉक बोलते हैं। विंध्याचल को चूंकि पहले फोल्ड था, घिस गया, और अब नए तरीके से ये ब्लॉक बना है, तो इसलिए इसको रेलिक्ट बोलते हैं। ये सवाल क्यों? पता तो है लेकिन सवाल पूछा नहीं तुमने, इसको इसी को रेलिक्ट क्यों बोलते हैं? तुमने इधर अरावली जो उसको तो बोला नहीं, अरावली को तो तुम ओल्ड फोल्ड बोलते हो क्योंकि वो अभी पूरा घिसा नहीं है। घिसने के बाद उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ है, प्रोसेस दूसरा नहीं लगा है। क्लियर हो गया? सो नर्मदा सोन वैली के बीच में से अगर तुम एक पहाड़ निकालोगे तो उसके दो फॉल्ट आएंगे, एक ये फॉल्ट और एक ये फॉल्ट। पहाड़ बीच में आएगा, पहाड़ के दो फॉल्ट होंगे आस पास, इसमें से तुम बहा दो नर्मदा को, इसमें बहा दो तापी को। तो सतपुरा के साउथ में तापी और सतपुरा के नॉर्थ में, ठीक है, हो गया। अब साउथ इंडिया आ जाओ। अब साउथ इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत ऐसी फॉल्ट लाइंस मिलती हैं, लेकिन यहां पर पुराने क्रेटॉन्स वाला मामला चलता है। कौन कौन से क्रेटॉन है हमारे? अब तक तो रट गए होंगे, इतनी बार मैंने पढ़ा दिया, क्लास में पूछ लिया। अरावली क्रेटॉन, बुंदेलखंड क्रेटॉन, छत्तीसगढ़ वाला कौन सा है? सिंहभूम,
और क्रेटॉन मतलब ओल्ड मासेस। इन मासेस की बाउंड्रीज हैं। इस क्रेटॉन को आप क्या समझ रहे हो? तो ऊपर से गोला दिखा है, ये है भी ऐसे राउंडिश। तो एक राउंड, दूसरा राउंड, बीच में ये हिस्सा क्या है? मलबे से भरा हुआ सॉफ्ट लो। तो ये ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस हैं। तो पुराना जो ब्लॉक है उसमें भी फॉल्ट लाइंस हैं। पूरा ग्रेनेटिक ब्लॉक एक नहीं है, तो अलग अलग ग्रेनेटिक ब्लॉक्स हैं। और एंड में जो सदर्न इंडिया है एक्सट्रीम, उसके अंदर तो ये भी नहीं पता है कि एक क्रेटॉन है कि कई क्रेटॉन्स हैं। वहां का स्ट्रक्चर अननोन है। दिखता है हाँ कुछ है, इतना ज्यादा मॉडिफाई हो चुका है कि वी कैन नॉट टेल कि कैसा था। सो बहुत पुराना ब्लॉक है। अब ये पुराने ब्लॉक्स के बीच में आपको कहीं ना कहीं कैविटीज मिलती हैं। सो अरावली और बुंदेलखंड एक मार्जिन आएगा, बनेगा कहीं ना कहीं तो बनेगा। वो बहुत लंबी फॉल्ट लाइन है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। इसी तरह से एक फॉल्ट इस तरफ चल रही है, फिर एक फॉल्ट ये आ रही है और एक फॉल्ट ये है, ये वाली मेंस। अब ये डिपोजिशनल एक्टिविटीज कराएंगी जहां पे मलबा जमा होगा और प्लेनेशन होगा। तो पूरा साउथ इंडियन प्लेनिनसुला इज कैन बी कंसिडर्ड एज वन सिंगल मासिव प्लेटो, डेक्कन प्लेटो। डेक्कन इज साउथ। तो पूरा साउथ, नर्मदा के साउथ से अगर हम ले लें, सतपुरा के साउथ से ले लें, सो इट्स वन कंटिन्यूअस लैंड मास दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वन प्लेटो। जब भी कोई चीज टूटती है, ऐसी कहीं पर ब्रेक आ रहा है और ये इधर जा रहा है डाइवर्जेंट प्लेट में, टूट के अलग हो रहा है, तो बीच में मलबा जो है वो इस तरह से क्रिएट होगा। यहाँ का मलबा ऐसा कैसे ही नहीं चलेगा, केक काट के दिया है, ये घिरता रहता है, इतने ज़्यादा एक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, ये इस तरह से मलबा जमता जाएगा। यस, तो ये ब्लॉक बना है। अब ये जब टूटा था, सो इंडिया जब टूटा था, कहाँ से? अफ्रीका से। हो इसकी बाल बुद्धि अभी तक गई नहीं है, मुंह फुला के बैठी हुई थी। तो अफ्रीका से जब टूटा था, दिस वाज अफ्रीका, दिस वाज इंडिया। तो ये क्या बना और ये क्या बना? दोनों तरफ ब्लॉक। अब ये टूट के निकला, तो जब ये टूट के निकल रहा है तो दिस इज लाइक दिस, ये इस तरह से टूट गया। लेट से चाकू से काट दिया हमने बड़ी तेज धार वाले से, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गॉट कन्वर्टेड इनटू दिस, मलबा गिर गया। अब ये जो प्लेन था, हमने एक और चीज बात करी थी, उसमें एक तरफ स्लोप होना चाहिए। अब इसका स्लोप इस तरफ था, ईस्टवर्ड था स्लोप। किस तरफ? ईस्टवर्ड था। अब ये मूव जब कर रहा है तो ये जो एज बची, ये एज, इसे आप कहते हो वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यहां से देखने पर, यानी गोवा के बीच पे खड़े हो और तुम ऊपर पहाड़ी देख रहे हो, तो उसे कहोगे कि ये माउंटेन है, क्योंकि रिलेटिव कोस्ट से ऊंचा है। लेकिन यहां खड़े हो गए तो ये तो कुछ नहीं है, तो यहां तो आप प्लेटू पे आ गए। तो वेस्टर्न घाट्स आर नथिंग but the edges of the plateau and they are block mountains. इसी तरह से मालवा प्लेटू is part of विंध्याचल। आप जितनी भी पहाड़ियां बोलेंगी मालवा के अंदर, वो सारी एजेस हैं। सो प्लेटू की जो एक एज होती है जहां स्कारपलैंड होती है, खड़ी चढ़ाइयां होती हैं, दैट इज माउंटेन विद रिस्पेक्ट टू द लो लाइंग लैंड। अब यहां पर लो लाइंग लैंड कौन सी हो गई? गोवा कहां पर आता है? तो ये आता है कोस्टल प्लेन्स में। तो इंडिया के दो कोस्टल प्लेन्स हैं। कौन से? ये इंडिया, यहां पर ये पूरा डेक्कन प्लेटू चल रहा है, तो ये तुम्हारे घाट, वेस्टर्न घाट हो गए, जो एज है पहाड़ की एज। अब ये प्लेटू था पुराना, तो इसका स्लोप इस तरफ है, इसका स्लोप इस तरफ है। एक तरफ ऊंचा है तो दूसरी तरफ स्लोप होगा। यही कारण है कि तुम्हारी गोदावरी यहां से निकलती है, कृष्णा ऐसी जाती है, देन कावेरी ऐसी जाती है। उधर कहाँ बह रही है? उधर की उधर ही गोवा पास है, वहीं कहाँ ना बह जाते हैं, ऊंचा है। ओके, सो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये सबमर्जेंस हो रहा है। ये कोस्ट डूबने से बन रहा है, पानी की लहरों से बना हुआ है। हाँ, अब धीरे धीरे उठ रहा है, इमर्ज हो रहा है। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला हिस्सा इमरजेंस से बन रहा है। ये डूब गया था पहले, ये हिस्सा बाहर था, डूब रहा है। पहाड़ था, गिर रहा है, घस रहा है, नीचे जा रहा है। ये वाला हिस्सा पानी के अंदर था, उसमें समंदर भर गया था, थिनिंग हुई थी। अब थिनिंग हुई, जब टकरा है तो पूरा का पूरा इंडिया उठ रहा है। ये कंसेप्ट है। तो दो कोस्ट हैं, दो कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जनरली यहां से यहां तक इसकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट बराबर है और पतला है, ज्यादा चौड़ा नहीं है। लेकिन यहां अगर देखोगे तो रिवराइन्स वैली के अंदर बहुत सारी जगहों पे प्लेन्स घुस जाते हैं अंदर। यहां वेरिएबल है,
यहाँ की सैंड का कंपोजिशन और यहाँ की सैंड का कंपोजिशन अलग है, क्योंकि यहाँ कौन सा मलबा आ रहा है और यहाँ कौन सा मलबा आ रहा है। एग्जैक्टली तो रिवर्स यहाँ पे भी जा रही हैं यहाँ पे आ रही ना, क्यों? वेस्टर्न घाट से छोटी छोटी नदियाँ सैकड़ों बहती हैं, हम पढ़ते नहीं, बात अलग है। बहुत सारी है पैरेलल ड्रेनेज। ड्रेनेज के अंदर मैंने बताया था, वेस्टर्न घाट का एग्जांपल दिया था, पैरेलल ड्रेनेज है। ठीक है, अब फिर इसी के साथ में कुछ हमारे साथ जुड़े हुए आइलैंड्स हैं। एक यहाँ आता है श्रीलंका, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है, नीचे से जुड़ा हुआ है। बीच में एक गड्ढा ज़्यादा हो गया जहाँ पे पानी भर गया, तो हम उसे आइलैंड बोल देते हैं। तो श्रीलंका इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल आइलैंड। नीचे बेस एक ही है, इसलिए कॉन्टिनेंटल है। लेकिन थोड़ा सा दूर चलोगे तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है। ये जो तुमने माउंट एवरेस्ट वाली चेन खड़ी करी थी हिमालयाज नाम की, उसकी एक लाइन ऐसी भी आती है, इसका हिस्सा है। इसे हम बोलते हैं टर्शियरी सीरीज। कौन सी टर्शियरी? कौन सा टर्शियरी? क्यों आया टर्शियरी? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, एक समय काल है टर्शियरी। उसके बाद क्वाटरनरी आता है, क्वाटरनरी के अंदर होलोसीन अभी वाला टाइम पीरियड चल रहा है। सो टर्शियरी किसकी टर्शियरी? कौन से पहाड़? नहीं, हिमालय तो ये है। यहाँ पे ये जो पहाड़ियाँ चल रही हैं इन्हें कहते हैं अराकान योमा। अराकान योमा ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के साथ पैरेलल चलती है और म्यांमार की है, उसका एक्सटेंशन है। और यहाँ पर आपको एक्टिव प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि अंडमान में आपके बुडुम 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 वॉल्केनोज हैं, नारकोंडम और नाम बताओ, तुम्हें यही नहीं मालूम? अरे तुम लोग तो प्री देने जा रहे हो, मेरे को थोड़ी इतना है ना, मुझे मालूम है। लाओ अब तो देखेगी गूगल को, तो वो फ़ोन अलाउ कर देना चाहिए इन लोगों को, और टाइम रिड्यूस कर देना चाहिए आधा घंटा। 100 सवाल, आ जाओ बेटा तुम मोबाइल लेकर आ जाओ, चलो। और क्वेश्चन बनाने चाहिए एक पेज का एक। टाइम तो फिर आपको सहूलत देंगे तो फिर रुलाएंगे भी तो सही। बैरन आ रहा है, नारकोंडम आ रहा है, और बराटांग नहीं आया। हाँ, बराटांग नहीं आएगा। बराटांग इज मड वॉल्केनो। मड वॉल्केनो वहीं फटते हैं जहाँ पर एक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है, जहाँ ट्रेंच होती है। जहाँ ट्रेंच होगी वहाँ मड वॉल्केनो होगा। हमारे एरिया का सबसे बड़ा मड वॉल्केनो जो है वो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो बहुत बड़ा है और वो पिलग्रिमेज का स्थान है ना। पुराने समय से वहाँ पे शक्तिपीठ, पता नहीं शक्तिपीठ की ब्रांच है शायद वहाँ। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हिंगोल पाकिस्तान वाला, ओके ठीक है, मैं तो नाम फिर भूल जाऊँगा, पाकिस्तान कौन पढ़ाता है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार। अब निकोबार चूंकि ऊपर उठ रहा है तो यहाँ पे कोरल आइलैंड्स भी हैं और वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं। ये कॉन्टिनेंटल, फिर यहाँ पर थोड़े से आइलैंड्स है जिसका एक किस्सा सुनाया था मैंने, लक्षद्वीप आइलैंड्स वाला, कि हम लोग आधा घंटा पहले पहुँच गए थे। तो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स आदि कोरल आइलैंड्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और आइलैंड्स हैं जो इन पहाड़ों के आसपास कहीं ना कहीं टिके पिटे रहते हैं। कुछ नदियाँ हैं, नदियों के साथ लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो कहलाते हैं वो ये वाले सी वाले, चाहे अरेबियन सी में हो या बैंक बे ऑफ बंगाल में हो। क्लियर हुआ? सो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे इन डिटॉल। राइट, योर क्वेश्चंस। 26 दे दी डेट, फिर समीक्षा। आए आए आए, तो मतलब तुम्हारी हो गई 26। अरे मेरे, मैं तेरे को क्या बोलूँ यार समीक्षा, आई हैव फुल सिंपैथी एंड आई कैन जस्ट फील इट। सिर्फ तुम अकेली नहीं हो, अनफॉर्चुनेटली और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इनफैक्ट। देखो दुविधा रहती है और सबके साथ दुविधा थी, बट इफ़ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व माई वर्ड्स, व्हाट आई हैड सेड सिंस द बिगिनिंग, कि गो थ्रू इट। हालांकि बीच में हम लोग, जब हमारे पास एडमिट कार्ड वगैरह का आ गया था, जैसे आज सुबह ही मैंने तुमसे बोला मत करना, अब 26 दे दी तो भैया तुम्हारे एग्ज़ाम 26 के बाद कब होंगे मेंस? सो दे मे टेक, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, उसके पहले नहीं ले सकेंगे, 11 तारीख के पहले फंसा दे भैया, इनसे हाथ जोड़े यार। चलो 26 को देखेंगे। मीनवाइल अब आप प्री पढ़ो, अच्छे से प्री पढ़ो। अब तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि अब अगर प्री नहीं उठाई तो मामला गंभीर है। सो गेट ऑन विद इट। मजाक में बोल देता हूँ मैं, बट इट हर्ट्स, यू नो, इट हर्ट्स। आई हैव बीन देयर, आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, परसों वो हो रहा है, फिर ऐसा मन करता है कि हटाओ यार, भाड़ में जाने में।
बट तुम लोग नहीं कर सकते, हमारी तो एज वाला फैक्टर था। फील ही कर सकते हैं सर, अब क्या कर सकते हैं। पर एग्ज़ाम तो, हाँ एग्ज़ाम होगी, 2019 मेंस होगी, ये कंफर्म है। और अभी हो या 2020 के मेंस के बाद हो, 2020 की प्री के बाद हो, होगी ज़रूर। तो ये जो तुमने आज काम करा है, जितना भी तुम पढ़ के रखे हो, ये तुम्हें काम आएगा। और ईश्वर की मर्जी है, वो कब कहाँ क्या चाहता है हमें नहीं पता होता। Anyhow, my heartfelt sympathy is with each and everyone who is appearing in mains 2019. Prepare for the pre. And you did good. तुमने कंटिन्यू करा, अभी भी कंटिन्यू कर रही थी तुम प्री को। You did good. कम से कम तुमने मेरी बात सुनी। Anyhow, thank you very much dear. समीक्षा थैंक यू। मेरा आज कर रहा था, यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है आज ही। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, यूपीएससी दो सही है। सर पर स्टे नहीं है ना मेंस में, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। आज तुमने मुझे न्यूज़ दी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया मुझे देखने में दिल नहीं है। वैसे ही मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अभी, रात को नींद नहीं आती, कई बार उठ जाता हूँ 2 बजे 1 बजे। बट काम तो करना है, जीवन चलता रहता है, जीवन में कोई भी बदलाव आए तो भी जीवन चलता है। सो चलो, योर क्वेश्चंस। स्टे नहीं है, हाई कोर्ट ने तो सुना ही नहीं केस। ओके, हमें उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है। कोर्ट के अंदर हम कुछ नहीं कह सकते, सब जुडिस मामला बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके चलता है, सो वी कैन नॉट से। सो अभी 2020 की प्री दो यार, अभी हाल फिलहाल में तो प्री दो। चलो, योर क्वेश्चंस। तेरा कोई क्वेश्चन? छोटे भाई की किताब कापी पे डाका डालना छोड़ दे अब, तो उसको मार जूते और पढ़ा उसको, और मार उसको, जम के धो। तेरे से नहीं धुले तो छोटू से बोल, आयुषी से, वो मारेगी उसको। ओके, तुम्हारी किताब तो एकदम नहीं लग रही, कल खरीदी तो खुली नहीं है। नहीं खुलती है ना तो किताब अपने आप मोटी होती जाती है। अच्छा, आपने छुपा के रख रही थी। यू आर मोस्ट वेलकम एवरीवन। रिची थैंक यू, एंड शिवानी थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल दूंगा। सो टुमारो इनके पार्ट्स उठाऊंगा मैं, और पार्ट्स उठा के काम करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा बताते जाऊँगा कहानी की तरह। ये तो बेसिक है। सर को ये बस क्लियर कर दे, मेंस हो रही या नहीं, समझ नहीं आ रहा। समीक्षा, जो हम लोगों के पास न्यूज़ आती है वो भी कंक्रीट नहीं है, क्योंकि पीएससी इस स्थिति में नहीं है कि वो ये बोल सके कि हम क्या करें, क्योंकि ये तो कोर्ट का डिसीजन आ गया। और जहाँ पे कोर्ट आ जाता है वहाँ हम, तो मेंस होगी, कब होगी वी डोंट नो। अभी प्री भी है सामने, प्री की तैयारी करो, हाल फिलहाल में प्री की तैयारी करो। 26 तारीख को फिर देखते हैं क्या होगा। एंड मीनवाइल जस्ट स्टडी यार, पढ़ो, सब चीज़ छोड़ो, पढ़ो। परीक्षा होगी, एक ना एक दिन होगी, जिस दिन तक होगी उस दिन तक तुम लगे रहे, करते रहे। आई हैव सीन पीपल, देखो मैं अपना एग्जाम्पल सिंपल लेके बोल सकता हूँ कि इच्छा तो थी हमारी, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने छोड़ दी थी। मन जब जागा तो एग्ज़ाम आना बंद हो गई, तो हम पढ़े नहीं, क्यों, काम धंधे में लग गए। लेकिन जो लोग उस समय पढ़ रहे थे, लगातार दूसरी एग्ज़ाम्स दे रहे थे, वो अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहे थे। और 2008 में जिन लोग मेरे साथ थे, हम लोगों के एज ग्रुप जो कॉमन था, फर्स्ट अटैम्प्ट क्लास 2 ले गए, जबकि पोस्ट कम थी। सो ये चीज़ का ध्यान रखें, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होती, आपको परसिस्टेंस रखना पड़ेगा। सही चीज़, सही मेहनत, जो सुबह हमने बात करी थी ना एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, बुद्धिज़्म जो पढ़ा रहा था, तो वो वाले पैरामीटर्स याद रखो। उस तरह से पढ़ाई चलती रहेगी तो सब अच्छा है। समीक्षा, यू आर वेलकम, है ना। सो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट कि कब होगी। हाँ, आई कैन से कि होगी, ऊपर नीचे होकर कुछ ना कुछ होगा। सो वॉट एवर जो हो, तुमने ये जो आज मेहनत करी है, कोई सी भी मेंस तुम लिखने जाओगी, उसका पार्ट तुम्हें मदद देगा। बड़ा पार्ट हो, छोटा पार्ट हो, पार्ट मदद देगा, पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थोड़ा सा प्लीज़ केयर करना। अगेन लास्ट ईयर स्टाइल, मार्च की भावनाओं में बहने लग गए हम भी। चलो, टेक केयर, बाय बाय।